हेलो हल्द्वानी के श्रोताओं का आज हेलो हल्द्वानी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे साथ स्टूडियो में पधारे हैं प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री। आप सब उनको जानते हैं, आप एडीआर के संस्थापकों में से हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के। उसके अलावा आप आईआईएम बेंगलुरु में लंबे समय तक अध्यापन करते रहे हैं, वहाँ पे डीन एकेडमिक्स के रूप में आपने कार्य किया है। आईआईएम अहमदाबाद में आपने प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। और इन सब से हट के समाज में कैसे हस्तक्षेप किया जाए, समाज को कैसे रूपांतरित किया जाए, कैसे समाज को सशक्त बनाया जाए, लोकतंत्र के भीतर वो कैसे विकसित हो, उन सब पे आपके बड़ा लंबा अनुभव है। तो प्रोफेसर शास्त्री आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, हम उनसे जानते हैं क्योंकि हम सब चिंतित हैं कि उत्तराखंड राज्य जिस तरह से विकसित हो रहा है उसमें बड़े प्रश्न हमारी सरकारों के सामने हैं। पलायन की समस्या है, रोजगार की समस्या है। तो कैसे एक आत्मनिर्भर समाज, एक आत्मनिर्भर राज्य बने, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, इन सब के ऊपर हम समझना चाहते हैं। हमारे लिए जो सबसे बड़ा प्रश्न इस समय है, पलायन का प्रश्न है। हम प्रोफेसर शास्त्री आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे राज्य में आज युवा रोजगार की तलाश में बाहर जा रहा है। हम संसाधनों से भरपूर राज्य हैं, हमारे पास बढ़िया जंगल हैं, हमारे पास जमीन है, हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, प्राकृतिक नदियां हमारे पास हैं, पानी हमारे पास है। बावजूद इसके हमारे भीतर एक प्रवृत्ति विकसित हो रही है कि हम रोजगार की तलाश में, नौकरियों के प्रति हमारा एक रुझान है। लंबे समय से हम लोग बाहर जाते रहे हैं। सरकारें चाहती हैं कि ये पलायन की प्रवृत्ति रुके, हमारी मानसिकता बदले। ये कैसे हो? आप तो प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं। जब आप पूरे देश और दुनिया को बता रहे हैं, बड़े आपके विद्यार्थी कॉरपोरेट्स में जाकर के संचालन कर रहे हैं, एक समाज में कैसे सोशल एंटरप्रेन्योर विकसित हो, इस पे हम आपसे जानना चाहेंगे। आप कैसे देखते हैं उत्तराखंड राज्य को? लंबे समय से आप यहाँ आते रहे हैं। एक तो बहुत ही सुंदर है और देवभूमि है, और मजाक की बात है कि बाहर के लोग यहाँ आना चाहते हैं और यहाँ के लोग बाहर जाना चाहते हैं। तो इसमें मुझे जो लगता है कि लोगों को रोजगार तो चाहिए ही चाहिए, ये तो मानना पड़ेगा, और अगर हम उनको यहीं पे दिला सकें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो सबको मालूम ही है कि टूरिज़्म के इंडस्ट्री पे बहुत सारा हो रहा है काम, उसके बिना तो उत्तराखंड में थोड़ी दिक्कत होगी। इसके अलावा जो मैंने देखा है आजकल, एक कि ये जो होम स्टे है वो अपने आप बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार की वजह से ही बढ़ रहा है। हमारे गांव सतोली में जिसने मेरे को घर बना के देखा, वो पहले टैक्सी चलाता था। अब उसके पिताजी के पास कुछ ज़मीन थी, अब उसने एक होम स्टे बना दिया है। वो जाके मैंने देखा तो एक दिन के वो उसके परिवार का मकान इधर है और उसके बगल में ये होम स्टे बना दिया, बिल्कुल मॉडर्न, और पैसे कम लेता है, ओनली 3,500 रुपया एक कमरे का। तो 2 कमरे के 7,000 रुपये हो गए, और वो कहता है लगभग चलता रहता है। अगर 200 दिन भी माने तो उसको 14 लाख रुपए उन दोनों से कमरे से बन रहा है, और वो तीसरा अभी उसके बगल में और एक बना रहा है। और मैं जब गया था एक बार, तो दिल्ली से आए हुए थे हस्बैंड वाइफ, बैठे हुए थे वहाँ पे, और खाना भी घर से बन के आता है, उसके भी पैसे लेता है। तो एक काफ़ी एक क्लाइंटेल बन गई है जो चाहती है कि ये नैनीताल, मसूरी और ऐसी जगहों पे नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे तो वो चांदनी चौक जैसा हो गया है, आपको तो मालूम ही है। और हल्द्वानी में भी ट्रैफिक जैम हो गए, तो वो दूर दूर के गांव में जाके इस टाइप के होम स्टे को प्रेफर करते हैं। और वो कुछ लोग जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। दूसरा जो मुझे लगता है कि जो फार्मिंग है, अब जो उत्तराखंड में तो एक फलों का तो है ही, जैसे खुमानी और नाशपाती और आड़ू और इत्यादि तो है ही, और उसका भी मैं पहले बात करूंगा। बट हमको कुछ नए चीज़ों के बारे में भी सोचना है। अभी हम दक्षिण भारत में कुछ 45,000 किसानों के साथ काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी हमारा प्रयास ये है कि अगर मूंगफली का किसान
कुछ ऐसा उत्पादन करे। वो मूंगफली में उसको 1 एकड़ में, 1 एकड़ तो यहाँ बहुत बड़ी बात हो गई, बट वहाँ छोटी सी बात है। तो खर्चा निकाल के उसको 20-30 हज़ार रुपया एक साल में मिल जाता है। क्यों ना वो 2-3 लाख रुपया कमाए। तो हम ये सोच रहे थे। फिर थोड़े हमने जांच की, हमने देखा कि हमारा वहाँ रेगिस्तान टाइप है और उसका पैरेलल रेगिस्तान है इधर राजस्थान में। तो राजस्थान के वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक बेर, 2 बेर निकाले, एप्पल बेर और मिस इंडिया, और हमने वहाँ चालू किए और उसमें आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। अब बात आई उत्तराखंड की, क्योंकि वो बेर जो है वो धूप और रेगिस्तान टाइप में चलते हैं, यहाँ पे नहीं चलेंगे, तो यहाँ पे क्या चलेगा। तो मैंने अभी देखा कि मैं जब अमेरिका में था तो ब्लूबेरीज होते थे। अब इंडिया में भी लोग उगाने लग गए हैं और उसके बड़े गुण गाते हैं कि उसमें ये विटामिन है, वो जरूर होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट पैसों की बात आई, वो कहता है कि 50 लाख से लेकर 90 लाख रुपए तक आप 1 एकड़ ज़मीन पे उगा सकते हैं। और यहाँ का जो वातावरण है, क्लाइमेट है, उसके लिए सूटेबल है। और इसको हर्बल स्टेट भी डिक्लेयर किया गया और तमाम हर्ब्स यहाँ पे हैं। बट हम जो नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत उत्पादन इधर उधर कर देते हैं, फिर किसान निराश हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि अंत में उसको मार्केट में बेच के पैसा कमाना है। तो उसके लिए पूरी व्यवस्था बनानी पड़ती है, क्योंकि चाहे हर्ब्स हो या ब्लूबेरीज हो, उसको ठीक तरह से उसका वैल्यू एडिशन, ड्राइंग, पैकिंग, फिर मार्केटिंग। और मार्केटिंग यहाँ लोकली तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर आप हाईवे पे लगा दीजिए तो टूरिस्ट ले लेंगे, बट मार्केटिंग पूरी दुनिया में करना पड़ेगा। कम से कम दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ तो भेजना ही पड़ेगा ना। तो वो पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जब तक हम ये वैल्यू एडिशन के लिए इन्वेस्ट करेंगे और फिर उसको मार्केटिंग करेंगे, वो नहीं होगा। अब उसमें जो मैंने जो देखा है, मुझे मालूम है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के तमाम स्कीम्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, और जगह जगह पे मैं देखता हूँ कि वो इंटरनेट पे भी आता है कि किसी ने 50 लाख रुपया 1 करोड़ लगा के कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगा दिए। अब वो तल्ला रामगढ़ में भी है, वो बंद हो रहा है, हर एक जगह पे बंद हो रहा है, क्योंकि ये इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप की बस की बात नहीं है। मैं तो हर वक्त ये बोलता हूँ, जैसे अमूल का था कि चलो गढ़वाला और कुमाऊं को अलग भी कर लें, या पूरे उत्तराखंड के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए जो मार्केटिंग के लिए। एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर उसको नहीं कर पाएगा, वो चाइना वाला उसको आधे दाम पे यहाँ बेच देगा, तो तुम करोगे क्या फिर। सो वो मार्केटिंग और बिजनेस के लिए एक बड़ी व्यवस्था। किसान छोटा होगा, वो ब्लूबेरीज बनाएगा या कुछ भी हर्ब्स एंड ये जो करेगा, मगर उसका प्रोसेसिंग मार्केटिंग वहाँ पे हो सकता है, बट मार्केटिंग के लिए एक जगह से होगा, तब मसल आती है। तो उसका मैं उदाहरण देता हूँ, फिर भी वह अमूल का ही दूंगा। जब मैं IIM अहमदाबाद में पढ़ाता था 1991 में, तब हमको अहमदाबाद में अमूल का दूध नहीं मिलता था। आबाद, जो अहमदाबाद डेयरी है, उसका नाम आबाद डेयरी था। ऐसे पूरे गुजरात में 11-12 डेयरी थे। अभी जाओगे तो आपको आबाद दूध नहीं मिलेगा अहमदाबाद में, आपको अमूल का मिलेगा। तो सारे जो अलग अलग संस्थाएं हैं, उन्होंने बैठ के तय किया कि हमारा कंपटीशन आपस में नहीं है, हमारा कंपटीशन है मार्केट में जाके सक्षम बनना। तो उसके लिए हम सब मिलेंगे तो हमारी ताकत 10 गुना बढ़ेगी, 10 गुना बढ़ेगी तो 100 गुना बढ़ेगी। मगर कहने का मतलब है हमारा प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ेगा तो मार्केट में हमारा जो मसल है वो 100 गुना बढ़ेगा। तो मैं इसीलिए उत्तराखंड के बारे में भी मेरा तो यही सोच है कि आप जैसे लोग या कोई भी, ये जो तमाम समाज सेवी संस्थाएं भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, उनके लिए कॉमन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ। न्यूयॉर्क में अभी भी आप देख सकते हैं, एक वेबसाइट है 10,000 विलेजेस, 10,000 गांव, 10,000 विलेजेस, वो वेबसाइट है। उसमें वो क्या करते हैं कि दुनिया भर के जो गांव के जो वो हैं प्रोडक्ट्स हैं, वो उस वेबसाइट में डालते हैं। अफ्रीका का, बांग्लादेश का, इंडिया का, साउथ अमेरिका का, पता नहीं कहाँ कहाँ का। बट वो फूड का और नहीं है, वो ये जो वो होते हैं ना आपके, इसको क्या बोलते हैं, शॉल और स्वेटर और ये सब इस टाइप की चीज़ें, ये जो महिलाएं पहनती हैं, मुझे ज्वेलरीज, उस टाइप की चीज़ें।
उसका होता है, जो क्राफ्ट बोलते हैं, जो घर पे बैठ के महिलाएं या जो भी बनाएं। मगर मैं कहता हूँ कि 10,000 गाँव का एक कृषि के ऊपर आधारित, वैल्यू एडेड फूड प्रोडक्ट्स के आधारित एक हमको प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। अगर बाकी राज्य नहीं जुड़ते हैं तो उत्तराखंड से शुरू कर सकते हैं कि, तो फिर वो कैसे होगा, एक आइडिया है, उसमें टाइम लगेगा, बट वो सरकारी ढांचे में नहीं चल सकता है। वो कोऑपरेटिव मैं इसलिए कहता हूँ कि धंधा तो होना ही है कि उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, बट प्रॉफिट कोई पूंजीवादी आके ना ले जाए। प्रॉफिट ऐसा होना चाहिए कि हर एक किसान में को उसमें से मिलना चाहिए, इसीलिए मैं कोऑपरेटिव मॉडल बोलता हूँ। तो मुझे लगता है आजकल जो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी मतलब किसान को खेत में बताना है कि भाई तू ब्लूबेरीज ऐसे बना, फिर उसको प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी आएगी, फिर मार्केटिंग, फिर ये जो मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म बोल रहा हूँ मार्केटिंग के लिए, एक तो बहुत सारे तरीके हैं, बट उसका एक इमीडिएट ब्रांड वैल्यू हो जाता है। तो इससे मुझे लगता है कि रिवर्स प्लान हो सकता है, क्योंकि जब लोग कहेंगे यार बढ़िया वातावरण है, पैसे भी कमा रहा हूँ, वहाँ दिल्ली में जाकर टैक्सी क्यों चलाऊँ मैं, या टेबल साफ क्यों करूँ मैं, और दिन दिहाड़ी क्यों करूँ। प्रोफेसर शास्त्री, आपने ये बहुत ही एक तरह से रोचक विषय उठाया है, और आप कह रहे हैं कि यदि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करें, एक और आपने ये भी कहा कि सरकार इसको नहीं कर सकती है, और वैसे भी यदि समाज को आगे बढ़ना है तो उसको, और उसको आत्मनिर्भर बनना है तो उसको सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप पे और अपनी क्षमताओं पे विश्वास करना ज़रूरी है। लेकिन उत्तराखंड जो दूर दराज के इलाकों में बसा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में बसा हुआ है, उसके पास बहुत सारे ऐसे अवसर नहीं है कि वो जान सके कि दुनिया किधर को जा रही है। तब हम उन काश्तकारों को, उन किसानों को कैसे इस बात के लिए तैयार करें कि वो समझें कि आज दुनिया नए तरीके से, कौन करेगा इसको, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। कि पहले मैं सोचता था कि कोई मतलब डेडिकेटेड टीम गांव गांव जाके लोगों को बताएगी, थोड़ा बहुत टीम अभी भी ज़रूरत है। मगर ये जो है ना डिजिटल टेक्नोलॉजी, अब मैं देख रहा हूँ कि आपको भी मालूम है कि उत्तराखंड इज़ वेल कनेक्टेड, मतलब आपका मोबाइल नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, और गांव-गांव में आपने बताया था कि भाई पिंडारी ग्लेशियर तक लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं। तो इसके माध्यम से जैसे आपका हेलो हल्द्वानी और इत्यादि, इसमें से हमको कुछ प्रोग्राम बनाने चाहिए कि ऑर्गेनिक हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, फ्रूट एग्रीकल्चर, कृषि, उसको कैसे करना है। अभी इतने सारे अवेलेबल हैं, थोड़ा उनको बुलाइए, एक्सपर्ट्स को बुलाइए और लोगों को समझाइए, बट केवल भाषण नहीं, उसके फ़ोटो वोटो सब कुछ होने चाहिए, जैसे कि खेत में खड़े होकर दिखाना चाहिए, वो शूटिंग होनी चाहिए। तो मैंने दक्षिण भारत में देखा है कि एक बार मैंने देखा कि एक बंदे ने, वहाँ पे खजूर होते हैं, यहाँ पे खजूर नहीं आएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा वो एक टाइप का खजूर है क्योंकि वो रेगिस्तान है। तो मैंने उसका वीडियो देखा, वो तेलुगु में था, तो मैं पूरा देखा। फिर मैंने अपने कार्य जो हमारे साथी हैं उनको बोला यार वो पता कर वो कहाँ पे है, उसके गांव गया, फिर उसको वीडियो बनाया, फिर जाके हमने अपने खेत पे लगाई। अब किसान आके देख रहे हैं, कहते यार हम भी लगाएंगे इसको, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें 15 लाख रुपया साल का मिलता है 1 एकड़ में, और 50 साल तक चलता है, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस होता है। अब इसमें गधे की तरह आपको काम करना पड़ता है मूंगफली में, और 10,000 रुपये मिलते हैं। इसमें थोड़ी थोड़ी लागत जरूर होती है ये खजूर बनाने में। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये यूट्यूब में ऐसा उन्होंने दिखाया A to Z, वो किसान से भी बात की जो कर रहा था, वो थोड़ा पढ़ा लिखा किसान था, और उसने क्या किया, उसके खेत पे जाके उसका इंटरव्यू किया, उसने फिर पूरे आंकड़े बताए कि ऐसे ऐसे से करते हैं, 3 साल के बाद 50% क्रॉप आता है, 4 साल के बाद 75, और 5-6 साल के बाद पूरा आने लगता है। उसके लिए ये करना पड़ता है आपको, और आप मान लीजिए कि खर्चा निकाल के आपको 10 से 15 लाख रुपए मिल जाएगा। तो इस टाइप के अगर हम वीडियो बताएंगे तो कुछ लोग तो समझेंगे, बट फील्ड में भी थोड़ा कुछ होना चाहिए, क्योंकि अंत में जब वो ब्लूबेरीज या कुछ भी बनाएगा, या हर्ब्स, रोजमेरी, थाइम, हजारों आपके ये हैं, वो उगाने के बाद फिर उसको लेके मार्केटिंग करने के लिए भी तो एक व्यवस्था होनी चाहिए। वो सारा डिजिटल से नहीं हो पाएगा,
मगर पहले लोगों तक पहुंचना है, वो इसके थ्रू भी कर सकते हैं। उत्तराखंड की जो समस्या है, यहाँ के काश्तकारों की जो समस्या है, वो अंततः विपणन की है, मार्केटिंग की ही है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। किसान अपने उत्पाद को बेहतर तरीके से उत्पादन करना जानता है, उसको कृषि आती है, उसके पास सबसे बड़ी चुनौती है कि वो बाजार तक अपने सामान को कैसे बिल्कुल पहुंचाए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर ही उत्तराखंड की सारी योजनाएं एक तरह से पीछे रह जाती हैं, धरी की धरी। सरकारें चाहती हैं, बहुत सारी स्कीम लेकर के आई हैं सरकारें, लेकिन वो लोगों के द्वारा स्वीकार नहीं की जा रही हैं। तो हम कैसे इसको जोड़ सकते हैं? ये कौन सा ऐसा ट्रिगर पॉइंट होगा, कौन से ऐसे लोग होंगे जो हम एक बाजार तक उस उत्पाद को पहुंचा सकें? तो मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। उत्तराखंड के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे बहुत ही बेहतर क्वालिटी की अदरक होती है, बहुत बेहतर क्वालिटी की हल्दी होती है, बहुत बेहतर ऑर्गेनिक एप्पल होता है, सेव होते हैं या खुमानी होती है, ये सब। लेकिन उसको एक बाजार नहीं मिल पाता है। और दूसरी जो मैंने चीज देखी उत्तराखंड में, कि जो दौर इन फलों के उत्पादन का, इन सब्जियों के उत्पादन का है, उस दौर में उसकी जो कीमतें हैं बहुत नीचे रहती हैं। हम ऑफ सीजन में उसको बेहतर मूल्य में कैसे उपलब्ध कराएं? ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए क्या तरीका हो सकता है? ये एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए पहले रास्ते ढूंढने हैं। विपणन जो कह रहे हैं ना, मार्केटिंग, तो मार्केटिंग के क्या है कि अभी तक हमने जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका पूरा हमने फायदा नहीं उठाया है। तो उसको थोड़ा, वही प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था। और जो ऑफ सीजन की बात कर रहे हैं वो तो फार्मर एजुकेशन, मतलब ये यूट्यूब वगैरह के थ्रू ही बताना पड़ेगा, और कुछ कार्यकर्ता गांव-गांव होंगे। ये ऑफ सीजन का है यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे जब नीचे गर्मी होती है तो यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा होता है। तो उस सीजन में गोभी आती है, जो दिल्ली में जो गोभी आती है, फूल गोभी की बात कर रहा हूँ, वो विंटर में आती है। यहाँ पे आपको अक्टूबर में मिल जाता है, तो उसका रेट भी अच्छा होता है। तो उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नेचुरली यहाँ पे कई चीज़ें ऑफ सीजन होती हैं, तो मार्केटिंग के लिए मुझे लगता है एक तो डिजिटल है, दूसरा क्या है कि यहाँ पे थियरी बात कर सकते हैं, वो करने से होता है। मगर मैंने जो देखा है कि कुछ चंद लोग होते हैं जो मार्केटिंग को समझ के कर पाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, उनके थ्रू करना। ये रोज करना पड़ता है, ये नहीं कि एक थियरी बना दी और होता रहा, रोज मार्केटिंग करना पड़ता है। और जो आड़ती दलाल जिनको हम इतना गाली देते हैं, वो मार्केटिंग को जानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते, उनका भी रिस्क होता है, उनसे सीखना है। और ये जो नई टेक्नोलॉजी है, पर्टिकुलरली डिजिटल मार्केटिंग, अभी आजकल ये बोल रहे हैं कि डायरेक्ट टू होम। पहले होता था मार्केटिंग में कि प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशन, आप ब्रांडिंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अभी बिकॉज ऑफ ये जो मोबाइल है और इतना सारा डेटा है, वो हर एक व्यक्ति हर एक घर तक पहुंच सकते हैं मार्केटिंग के थ्रू। और अभी ये सब इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो वो एक बड़ी चर्चा है, बट वो हो सकता है और कुछ लोग कर भी रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ पे एक आदमी है, वो दक्षिण भारत में किसानों से काम कर रहा है। तो वो 60,000 घरों में रोज दूध पहुंचाता है। मैं कंट्री डिलाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका नाम है अक्षय कल्पा ऑर्गेनिक दूध। 60,000 घरों में रोज दूध पहुंचाता है, और दूध के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी पहुंचाता है, और 400-500 करोड़ का धंधा कर रहा है। तो उसने इधर उधर से इन्वेस्टर से लेके एक कंपनी बनाई है, और वो सब उसका पूरा लॉजिस्टिक्स और डिजिटल वगैरह वो बनाया है। उस टाइप की व्यवस्था हम यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से कर सकते हैं, बट थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। और सरकार से पैसा ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, और लोगों से भी पैसा ले सकते हैं। मैं कह रहा था कि अब अंदाज़ा यहाँ का जो पॉपुलेशन है, जहाँ तक मुझे मालूम है, लगभग 1 करोड़ है। उसमें से 70 लाख तो नीचे रहते हैं, और में शायद 30 लाख रहते हैं। आप बताइए कितने लोग? करीब 50% आप मान सकते हैं, 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। नहीं, 50% यहाँ वोटर रजिस्टर्ड, मगर प्लान पे जो गए, चलो 50%, 50 लाख लगा। उसमें से हर एक परिवार में आप 4 लोग भी लगाएं, जो भी लगाएं, 10 लाख लोग तो मतलब परिवार हैं, ऐसा कुछ है। उसमें से 10 लाख में से 2-3 लाख तो कृषि में होंगे, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब अगर 1 लाख भी आप माने, अगर सब लोग एक ही बार नहीं, धीरे धीरे 10,000 रुपये दे दें। और मैं 10,000 रुपये के लिए इसलिए कहता हूँ कि एक मोबाइल फ़ोन के बिना तो मेरे को तो किसी को नहीं देखा है उत्तराखंड में, और स्मार्टफोन हर दूसरे व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है।
और 10,000 रुपये का कौन सा स्मार्टफोन मिलता है? उदाहरण की बात कर रहा हूँ, अगर 10,000 रुपये इंटू 1 लाख लगाए तो 4 और 7 11 तो 1,000 करोड़ हो गए। नहीं, 10,000 ऐसे कुछ, तो उसमें से तो पूरा हमारा आ जाएगा। बट वो लोगों को इकट्ठा करना, उनको समझाना, उनसे धीरे धीरे, 1 साल में नहीं होगा, 5-10 साल में पैसा लेके ये प्लेटफॉर्म बनाना, थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगर हमारे में इतनी हिम्मत है और हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड का भला हो और परमानेंट भला हो, तो ये केवल उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश के लिए और विश्व के लिए। स्विट्जरलैंड ने भी तो यही किया था 100 साल पहले। हमको आज डिजिटल टेक्नोलॉजी से वही करना है। तो ये मेरे को लगता है कि ये संभव है। बट ऐसा कोई मेरे पास जादू की पुड़िया नहीं है, आसान से एक गोली खा लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी।